Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपको याद होगा अब तक के सारे लेक्चर्स में हमने आर, उसकी प्रोग्रामिंग, उसके सिंटैक्स, उसके कमांड्स, उनके बारे में बात करी। अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको कभी ऐसा नहीं लग रहा है कि आर का क्या इन्वेंशन खाली इन्हीं कामों के लिए किया गया था? इनको तो हम बाकी कहीं भी कर सकते थे। हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वहाँ भी हम ये काम कर सकते हैं, और बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हमको फ्री में अवेलेबल है। तो आर सॉफ्टवेयर अगर हमको फ्री में मिल रहा है तो उसमें क्या खास बात है? तो आपके इस उत्तर का जवाब देने के लिए हम आज से एक नए टॉपिक का आरंभ करते हैं। और आज से हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, सांख्यिकी की। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, दैट्स माई प्रॉमिस। क्योंकि जैसे ही मैं कहता हूँ सांख्यिकी की बात करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। और अगर हमारे होते हुए भी आप अगर सांख्यिकी से घबराते हैं तो फिर मेरे रहने का फ़ायदा क्या? और अब तक आपको भरोसा होगा कि आपने जितने लेक्चर्स किए हैं उसमें आपको आर कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए हम कोशिश करते हैं। और हमारा अब ऑब्जेक्टिव ये है कि मैंने ये डिफरेंट तरीके के जो प्रोग्रामिंग के टूल्स तो मैंने आपको बता दीजिए। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स में आर का इस्तेमाल कैसे हुआ। और आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो कि आज के समय में स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में चाहे कोई एलिमेंट्री एनालिसिस होनी हो, चाहे कोई हाई फाई एनालिसिस होनी हो, या कोई अगर नई रिसर्च हो रही है, उसके अंदर हर की एक पहली चॉइस है आर। और इसके बहुत सारे हमारे पास एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे हैं। आप देखोगे कि आर में हमारे पास स्टैटिस्टिक्स को हैंडल करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। हम जब स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स तो बहुत ही आसान सी चीज़ होती है, और उसमें कुछ डेटा वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन हम उस डेटा के अंदर से इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। उसके लिए हम भिन्न भिन्न तरीके के जो हमारे स्टैटिस्टिक्स के कमांड हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो और उन चीज़ों को अल्टीमेटली आपको कंप्यूट करना पड़ता है। आपके पास डेटा है, चाहे आपको उसका मीन निकालना है, चाहे वेरिएंस निकालना है, आपके पास उसका एक मैथमेटिकल फार्मूला है, आपको उसको कंप्यूट करना है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में खास बात यह है कि जो मैथमेटिकल फार्मूला है उसको तो कंप्यूट करने के साथ में उसका एक इंटरप्रिटेशन भी होता है, और वह इंटरप्रिटेशन भी कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए, सही होना चाहिए। कोई अगर ये कहे कि इंसान की औसत आयु 200 साल है, क्या ये कहना सही होगा? लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा गलत डेटा आ रहा है और इसका आप अगर मीन निकालते हो, उसकी वैल्यू अगर 200 आ रही है, तो कंप्यूट तो मैंने कर ही दिया है, कंप्यूटेशन तो मैंने कर ही दिया आर्ट ने, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। तो उसी तरह के प्रश्न हमारे पास अब बहुत सारे आते हैं। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम स्टैटिस्टिक्स में हम अंदर आते हैं, और आर का उपयोग स्टैटिस्टिक्स में कैसे होता है हम उसकी बात करेंगे। जो आपने क्लास 8, 9, 10, 11, 12 में जो भी आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है, हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं मैक्सिमम। और उससे क्या होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो आपने पढ़ के रखा था और जिनके कैलकुलेशन आप अपने हाथ से करते थे, आप उनको आर में कैसे कर सकते हो। और उसके बाद हम आपको उसके ऊपर अगर कोई नया कॉन्सेप्ट देंगे तो हम उस कॉन्सेप्ट के बारे में भी आपको समझाएंगे। और अगर कोई नया कॉन्सेप्ट देंगे भी तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट होगा, जिसको आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आपको मैंने शुरू में बताया था, आरंभ में बताया था कि आर में हम बहुत तरीके के ग्राफिक्स भी हम तैयार कर सकते हैं। वो ग्राफिक कैसे हम
करें, हमारे पास 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल ग्राफिक्स हो सकते हैं। लेकिन ग्राफिक तो तभी आएंगे जब हमारे पास कुछ एक मीनिंगफुल न्यूमेरिकल डेटा होगा। तो इन्हीं दोनों ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे। अब हम जो आपको आर का इस्तेमाल स्टैटिस्टिक्स में कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे। ओके, तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो जो आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी, पार्टीशन वैल्यू लाइक एज मीन, मीडियन, मोड, राइट, वेरिएंस एसेट्रा, इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हम उनकी आज के लेक्चर में और आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम उन्हीं की बात करेंगे। ओके, तो चलिए हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर की स्लाइड्स कहाँ से मिलेंगी। तो इस लेक्चर की स्लाइड्स मैंने अपने होम पेज पर अपलोड कर दी हैं। हमारे होम पेज का एड्रेस है home.iitk.ac.in/SHALEB/SP। SP का मतलब है स्वयं प्रभा। तो आप इस साइट में चले जाएंगे और आपको इस कोर्स की सारी फाइल्स PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगी। अगर आपको वहाँ भी दिक्कत हो रही है तो आप इस QR कोड पे चले जाइए। आप इसको अपने फ़ोन में अवेलेबल कोई भी फ्रीली अवेलेबल ऐप से आप अगर स्कैन कर लेंगे तो ये आपको इस साइट तक ले आएगा। और अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमारा जो नाम है और जो हमारा इंस्टीट्यूशन है IIT कानपुर, उसका नाम आप अगर इंटरनेट में कोई भी सर्च इंजन में टाइप करोगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे आप होम पेज पे जब आप आओगे तो आपको स्वयं प्रभा नाम का एक लिंक होगा। आप उसके अंदर आओगे तो आपके कोर्स की सारी PDF फॉर्मेट में आपको फाइल्स मिल जाएंगी। राइट, अब हम एक बहुत छोटी सी बात करते हैं कि जब भी कभी आपके हाथ में कोई डेटा सेट आता है तो आपकी सबसे पहली इच्छा क्या होती है। जैसे कि अगर हम एक छोटा सा एक उदाहरण लें जो हम सभी के जीवन में होता है। जब हम क्लास में पढ़ते हैं, हमारे क्लास में सपोज़ कि 100 स्टूडेंट्स हैं और जब भी कभी हमको कोई भी एग्ज़ामिनेशन के बाद में हमारे मार्क्स बताए जाते हैं, हमारी कॉपी हमको दिखाई जाती है, तो अगर 100 में से अगर नंबर दिए गए तो किसी के 10, किसी के 20, किसी के 50, किसी के 70, किसी के 100 ऐसे नंबर होते हैं। तो उस वक्त जब आपको आपके नंबर पता चलते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो नंबर मिलने के पहले होता है कि हमारे कितने नंबर आए हैं। लेकिन नंबर मिलने के बाद आपके दिमाग में दूसरा सवाल क्या आता है, बताइए, सोचिए। ऐसा नहीं आता है कि बाकी लोगों के कैसे नंबर आए हैं। राइट, क्यों? क्योंकि आपके जो भी नंबर आए हैं उसकी बेसिस पे आपको जो ग्रेड मिलने वाली, अगर हम बात करें कि आपको ABCDE करके आपको ग्रेड्स मिलती हैं और अगर ग्रेड्स अगर ऐसा नहीं है कि पहले से डिक्लेयर्ड हैं कि 80% के ऊपर ये ग्रेड मिलेगी और 70% पर आपको ये ग्रेड मिलेगी, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कोई क्वेश्चन पेपर कठिन हमारा है तो ऑब्वियसली अगर किसी स्टूडेंट के अगर 100 में से अगर शायद 40 नंबर भी आ गए तो हो सकता है कि वो बहुत अच्छे नंबर हो। और अगर पेपर आसान अगर है तो हो सकता है कि 100 में से अगर 90 नंबर भी आ गए, हो सकता है कि वो कोई बड़ी बात नहीं हो। कैसे कि अगर हम आपको क्लास 10th में सवाल पूछें कि 2+2 कितना होता है, 2+3 कितना होता है, 2+5 कितना होता है, 2 × 3 कितना होता है, तो इसमें तो सभी के 100 में से 100 आ जाएंगे। तो इसमें तो आपको कौन सी ग्रेड मिलेगी ये आपका सवाल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन पेपर कठिन है तो जो हमारी ग्रेड्स का डिवीज़न होगा ABCDF में वो शायद कम नंबरों पर होगा। और अगर सभी के नंबर बहुत ज़्यादा आए, पेपर आसान था, तो शायद जो ग्रेड्स का जो डिवीज़न है वो ऊपर के नंबरों पर होगा। तो अब आपको जब आपके नंबर मिलते हैं तो सबसे पहला आपका सवाल होता है कि हमको कितने नंबर मिले हैं और उसके साथ में हमारे दोस्तों को, हमारे साथियों को कितने नंबर मिले हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथियों के जो नंबर आए हैं उसकी बेसिस पर आपको ग्रेड मिलने वाली है। ऐसे ही तो होता है कि अगर आपके नंबर आए हैं सपोज
80% मार्क्स, 100 में से 80 नंबर आए हैं, लेकिन आपके बाकी सारे क्लास में सभी के नंबर 95 के ऊपर आए हैं, तो आपको क्या उम्मीद है कि आपको ग्रेड ए मिल जाएगी? उम्मीद बहुत कम होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके सिर्फ 50 नंबर आए हैं और पेपर कठिन था, आपके बाकी साथियों के सपोज 40 के भी नीचे आए हैं, तो आपको क्या उम्मीद है? तो आपको ग्रेड ज़्यादा मिल जाएगी, अच्छी मिलनी चाहिए। तो देखिए, दो हमारे पास सिचुएशंस हैं जहाँ पर 50 नंबर आने पर आपको शायद ए ग्रेड मिलने के चांस है, और एक जहाँ पे 80 नंबर आने में भी आपको ए ग्रेड मिलने के कोई चांस नहीं है। तो ये क्या है? कभी सोचिए अपने ठंडे दिमाग से। आप यही तो अब तक फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया? अपने दिमाग के अंदर आपने सारी एनालिसिस कर ली, और यूजुअली क्योंकि मैं खुद एक अध्यापक हूं और मैं अपने स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूं, तो मुझको पता है कि हमारे स्टूडेंट को ये मालूम होता है कि हम किस नंबर के में हम उनकी कौन सी आसपास की ग्रेड उनको मिलने वाली है, और जबकि मैं शायद मैं कभी उनको नहीं पहले से बताता हूँ, राइट। लेकिन उन्होंने जो भी हमारा ग्रेडिंग पैटर्न है उसकी बेसिस पे उन्होंने कुछ अपना डेटा इकट्ठा किया है, चाहे अपने जूनियर से किया, सीनियर से किया, जो लोग हमारे उस कोर्स को कर चुके हैं उसकी बेसिस पर किया, और उन्होंने अपने डेटा को, अपने नंबरों को उन नंबरों से कंपेयर करने की कोशिश करके उन्होंने एक कंक्लूजन निकाल लिया कि इस नंबर पर हमको ये वाली ग्रेड मिलने के चांसेस है, और शायद यही आप भी रोज़ करते थे। तो ये हमारा सवाल बहुत आसान सा है, ये है क्या? आपके पास में जो डेटा आया है आपने उसकी एनालिसिस करी है ना, और आपका एक बहुत ही कॉमन सवाल होता है अपने जो भी अध्यापकों से, सर एवरेज मार्क्स क्या आए हैं, क्लास एवरेज क्या है? और क्लास एवरेज से आपको बहुत तरीके की इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं। अगर आपके नंबर क्लास एवरेज से बहुत ज़्यादा है, देन आप बहुत खुश हो जाते हो कि आपको तो अच्छी ग्रेड मिलनी है, और अगर आपके नंबर क्लास एवरेज से बहुत कम हो जाते हैं तो आपको थोड़ा सा संशय होता है कि शायद आपको अच्छी ग्रेड ना मिले। अब आप मुझे ये बताइए, इस सारे प्रोसेस में आपने कितने सारे काम किए, शायद उसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपने सबसे पहले अपना एक डेटा कलेक्शन किया, और अपना ही नहीं किया, आपने हमारे बारे में भी किया, अपने अध्यापकों के बारे में भी किया, और उस डेटा से आपने क्या किया? आपने उसका मीन निकाला, अर्थमेटिक मीन निकाला, अर्थात आपने उस डेटा की जो किसी सेंटर पर जहां पर आपका डेटा कॉन्सेंट्रेटेड है उसको स्टडी करने की कोशिश करी कि ये डेटा हमारा कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, और उसको स्टडी करने के लिए आपने क्या निकाला? हो सकता है कि आपने अर्थमेटिक मीन निकाला हो कि सारे क्लास में कितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके जितने नंबर आए हैं आपने उनका अर्थमेटिक मीन निकाल लिया, तो वो आपको क्या मिल गया? क्लास एवरेज। और फिर आपने क्या किया? अपने डेटा को उस क्लास एवरेज से कंपेयर किया, और जब आपने कंपेयर किया तो आपने अपने डेटा को उस एवरेज वैल्यू से देखा कि ये इसकी दूरी कितनी है, और उसकी बेसिस पे आपने ये फैसला किया कि अगर ये दूरी बहुत ज़्यादा है या दूरी बहुत कम है, उसकी बेसिस पे आपकी ग्रेड बदल जाती है। ओके, यही तो किया आपने, और उसकी बेसिस पे आपने ये फैसला कर लिया कि आपको कौन सी ग्रेड मिलने वाली है। और बहुत बार हमारे घरों में ऐसा होता है कि कभी अगर हमारे नंबर कम आए होते हैं तो हम जैसे ही अपने घर पे पहुंचते हैं, और जब हमारे माता पिता पूछते हैं कि आपके कितने नंबर आए हैं, तो हम ये तो बताते हैं कि हमारे कितने नंबर आए, लेकिन हम साथ में उनके बिना पूछे ये भी बता देते हैं कि क्लास एवरेज क्या है, राइट। इसके पहले कि कुछ हमारे माता पिता हमसे खुश ना हो, मैं अपने आप को सेव करने की कोशिश करता हूँ। और बहुत बार मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन अपने बारे में मुझे पता है कि बहुत बार मेरी माता जी से मुझको डांट पलते पलते बच गई है, राइट। अब आप बताइए,
ये जो आपने किया है ये क्या था? ये तो स्टैटिस्टिक्स ही थी। जब आपने अपने डेटा का आपने अर्थमेटिक मीन निकाला तो वो क्या थी? आपने उसके उस डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी है उसको आपने मेजर करने की कोशिश करी, और उसके पहले आपने ये भी निकाला कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। उसके लिए आपने काउंट किया कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो किनके नंबर 30% से कम आए हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं किनके नंबर 50% से कम आए हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 70 से 90% के बीच में आए हैं, और ये सारी एनालिसिस आपने कर ली। तो आपने अपने डेटा की फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई, आपने उसका अर्थमेटिक मीन निकाला, अर्थात आपने अपने डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी को रीड करने की कोशिश करी कि आपका डेटा कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, और साथ में आपने ये देखा कि जो आपकी वैल्यू है, आपके जो नंबरों की वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू से कितनी दूर है। और इसी को तो हम स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी वेरिएबिलिटी। अब अगर आपको कहता कि क्या आपको सेंट्रल टेंडेंसी वेरिएबिलिटी इत्यादि के कॉन्सेप्ट पता है, तो शायद आप कहते नहीं, लेकिन आप तो रोज़ इस्तेमाल कर रहे हो। जो आपने मीन निकाला वही तो सेंट्रल टेंडेंसी है, और जो आपने मीन वैल्यू और अपनी इंडिविजुअल वैल्यू को कंपेयर किया वही तो आपका वेरिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो आप ये मुझसे कैसे कह सकते हो कि आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं आती है? हो सकता है कि आपको उसका नाम ना पता हो, लेकिन आप उसका इस्तेमाल तो बहुत आराम से कर रहे हैं। शायद जब आप पहली बार क्लास में पढ़ने गए होंगे उस दिन से आप ये वाला जो हमारे स्टैटिस्टिक्स के हथियार हैं, टूल्स हैं, आप उनका इस्तेमाल कर रहे हो, और आपने देखा कि इन हथियारों का, इन टूल्स का इस्तेमाल करके आपको एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे मेरे केस में मैं अपनी माँ को ये समझा पाता था कि परेशान मत होइए, मेरे नंबर कम है फिर भी ग्रेड अच्छी आएगी, राइट? तो स्टैटिस्टिक्स में हम कुछ ऐसे ही काम करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम सभी को स्टैटिस्टिक्स आती है, चाहे आपने स्कूल में पढ़ा हो, चाहे कॉलेज में पढ़ा हो, या आपने आप कभी स्कूल भी ना गए हो। स्टैटिस्टिक्स तो ऐसी चीज़ है जो सभी को आती है। अब सवाल ये है खाली कि आपको आज तक किसी ने आभास कराया कि नहीं, बस सवाल इतना सा है। तो अगर आपको आभास है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं अगर है तो आज मैंने आपको आभास भी करवा दिया है कि आपको स्टैटिस्टिक्स आती है। तो अब जब हमको स्टैटिस्टिक्स आती है तो हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो आपने स्टैटिस्टिक्स थी वो आपने अपने दिमाग में करी है। आपका दिमाग एक बहुत अच्छा स्टैटिस्टिशियन है। जब भी डेटा आता है, इसके पहले कि आप उसके अंदर निहित इन्फॉर्मेशन को बाहर कर सकें, वो आपको उसके पहले करके बता देता है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि हम स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ इतना करने वाले हैं कि जो भी आपके ब्रेन में कैलकुलेशंस अपने आप से होते हैं, जो आपकी गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंस है, जो आपको ईश्वर ने जो आपको बुद्धिमत्ता दी है, आप उसका इस्तेमाल करते हुए एक अच्छे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, उनको हम साइंटिफिक वे पे कैसे निकालेंगे? उनको हम एक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हुए, गणित का इस्तेमाल करते हुए कैसे निकालेंगे? क्योंकि गणित का इस्तेमाल हमारे उन नियमों में इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहूँ कि ठीक है, मैं सारे स्टूडेंट्स का इम्तहान लूँगा और उनको मैं ग्रेड ABCD में डिवाइड करूँगा। अब मैंने क्या किया, इम्तहान क्या है कि जो स्टूडेंट जिस भी दिन जो भी अपनी कमीज़ पहन के आएगा हम उसका रंग देखेंगे, और मैंने कह दिया कि ओके, जो लोग सफ़ेद कलर की पहन के आएंगे उनको हम A ग्रेड देंगे, जो लोग लाल कलर की शर्ट पहन के आएंगे उनको हम B ग्रेड देंगे। तो क्या आप हमारी बात से सहमत होने वाले हैं? नहीं। उसकी जगह अगर हम ये कहेंगे आप हमारे क्लास में आइए, हम आपके कुछ इम्तहान लेंगे, आपको कुछ नंबर देंगे, और अंत में हम उन नंबरों को आपस में जोड़ देंगे, और अगर आपके नंबर 80% के ऊपर आते हैं तो हम आपको A ग्रेड देंगे, और अगर 60 से 80% के बीच में आते हैं तो हम आपको B ग्रेड देंगे, ऐसे इत्यादि। तो क्या इस नियम को आपको एक्सेप्ट करने में कोई समस्या आएगी?
नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन पहले वाले में समस्या आएगी। अब मेरा सवाल ये है कि पहले वाले जो क्राइटेरिया में कमीज़ का रंग देख करके ग्रेड देना और इन नंबरों को देख करके ग्रेड देने में क्या अंतर है? सिर्फ इतना ही तो अंतर है कि जब आपने नंबरों का प्रतिशत निकाल करके आपने उसको कंपेयर किया किसी रेंज में, तो आपने कुछ उसके अंदर मैथमेटिक्स के गणित के ऑपरेशंस कर दिए, लगा दिए, और ऑपरेशन उन गणित के नियमों को लगाने के बाद में जो आपको उसका आउटकम मिला वो सभी को एक्सेप्टेबल था। इसीलिए हम स्टैटिस्टिक्स में जब भी बात करते हैं तो हम अपने कुछ मैथमेटिक्स के गणित के नियमों की बात करते हैं। उससे क्या होता है कि जो भी हमारे फैसले होते हैं उसके ऊपर सब कोई भरोसा कर सकता है। ओके, तो अब हमारे पास ये छोटे छोटे से चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास क्लास में जब 100 स्टूडेंट का डेटा आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो? काउंटिंग करते हो और आप उसको पार्टीशन करते हो कि कितना डेटा 80% के ऊपर का है, कितना 90% के ऊपर का है, कितना 40% के नीचे का है। तो सबसे पहले आप काउंटिंग करते हो। दूसरी बात, आप उसका फिर सेंट्रल टेंडेंसी देखने की कोशिश करते हो कि डेटा हमारा कहाँ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। और तीसरे स्टेप पर आप उसकी वेरिएबिलिटी को चेक करते हो। क्यों? कि किसी भी इंडिविजुअल वैल्यू को आप उसकी एवरेज वैल्यू से कंपेयर करने की कोशिश करते हो और ये देखते हो कि आपके डेटा में किस तरह से वैल्यूज़ अलग अलग फैली हुई हैं, डेटा का फैलाव क्या है। उसके बाद आप अंदर जाते जाते हो, आप ये देखते हो कि आपके क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट्स मतलब हायर परसेंटेज साइड में हैं या जो ज़्यादा स्टूडेंट लोअर परसेंटेज साइड में हैं, और उनका स्ट्रक्चर क्या है, डेटा में किस किस तरह का स्ट्रक्चर आ रहा है, डेटा में किस किस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप उसको निकालने की कोशिश करते हो। और साथ में फिर आप ये भी देखते हो कि दो वेरिएबल्स में का जो डेटा है उनके बीच में संबंध क्या है। संबंध का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर हम ये कहते हैं कि किसी स्टूडेंट के अगर मैथमेटिक्स में अगर ज़्यादा नंबर आते हैं और अगर किसी और सब्जेक्ट में अगर नंबर कम हो जाते हैं, हो सकता है कि उसकी ग्रेड पे बहुत ना अंतर आए। इसका मतलब क्या है कि उन दो विषयों के मार्क्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं, आपस में संबंध उनमें है, तो संबंध क्या है आप उसको निकालने की कोशिश करते हो। तो यही सब काम तो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं और यही तो मैं आपको इस स्लाइड में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपके पास सबसे पहले कोई डेटा आता है तो आप सबसे पहले क्या उसमें से करना चाहते हो, और जो भी आप करना चाहते हो वही तो मैंने यहाँ पर स्लाइड में लिखा हुआ है। चलिए इसको देखने की कोशिश करते हैं, मैंने स्लाइड में क्या लिखा है। ओके, तो जब भी कभी आपके पास कोई डेटा आता है तो उसमें से सबसे पहले आप उस डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में मालूम करना चाहते हैं। उसके बाद आप उसका डेटा का जो वेरिएशन है आप उसकी बात करना चाहते हैं। उसके बाद में जो डेटा का स्ट्रक्चर है, कर्व है, शेप है, उसके बारे में बात करना चाहते हैं। और उसके बाद में उसके बारे में आप जो डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में आपस में संबंध है, किस किस तरह के संबंध हैं, आप उसकी बात आप करना चाहते हैं। और ये काम करने के लिए आप ग्राफिकल और एनालिटिकल दोनों तरह के टूल्स को आप इस्तेमाल करते हो। ग्राफिकल टूल्स क्या होते हैं? जैसे कि हम बहुत सारे कर्व्स, चार्ट इत्यादि को तैयार करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने कुछ के बारे में पढ़ के रखा होगा, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, पाई डायग्राम इत्यादि। और ऐसे ही हम उसमें से एनालिटिकल टूल्स को भी इस्तेमाल करते हैं। तो एनालिटिकल टूल्स क्या होते हैं कि जो हमको गणित का एक ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं जहाँ से हम कुछ वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, राइट। तो ग्राफिकल और एनालिटिकल टूल्स में क्या फ़र्क होता है? जो ग्राफिक्स होते हैं उनको हम आँख से देख करके समझने की कोशिश करते हैं और उनके अंदर जो भी निहित इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और जो हमारे एनालिटिकल टूल्स होते हैं, एनालिटिकल टूल्स में हम उनके ऊपर गणित के कुछ नियमों को लगाते हुए उस डेटा की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको समझने के लिए हम एक फार्मूला या टूल बनाते हैं और उसको हम अपने दी हुई वैल्यूज़ के ऊपर उस फार्मूले का मान निकालने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि उससे हमारा क्या उसका इंटरप्रिटेशन हो रहा है, राइट। जैसे कि ग्राफिक्स में आपने बहुत सारा पढ़ के रखा हुआ है, 2 डायमेंशनल प्लॉट, 3 डायमेंशनल प्लॉट, भिन्न तरह के स्कैटर डायग्राम, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, बार प्लॉट, स्टेमली प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, बहुत सारे होते हैं,
राइट, जो जहाँ जहाँ पे आपको जैसी जैसी आवश्यकता होती है आप उसको उसी हिसाब से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी तरीके से हमारे पास कुछ हमारे एनालिटिकल टूल्स भी होते हैं, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉरलेशन, रिग्रेशन इत्यादि इत्यादि। तो अब हम एक एक करके इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं और हम आपको उनको आर में कैसे करेंगे उसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं कि इस कोर्स में जो हमारा ऑब्जेक्टिव है आर के ऊपर है, राइट। तो जो हमारा फोकस रहेगा वो हमारा आर के ऊपर रहेगा। तो हम स्टैटिस्टिक्स में आपको समझाएंगे, बताएंगे, लेकिन हमारा जो एम्फेसिस है वो हमारा आर के ऊपर रहेगा कि उस चीज़ को अगर हम ग्राफिकली निकालना चाहते हैं या हम एनालिटिकली निकालना चाहते हैं तो हमारा कमांड क्या होगा, राइट। तो चलिए हम अपने अब पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं जहाँ पर हम अपने डेटा की काउंटिंग करते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिया कि आपके क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, जैसे ही आपको नंबर बताए जाते हैं आप उसमें से आप डेटा की काउंटिंग करना चाहते हो, तो वो काउंटिंग क्या होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। और हमारा पहला टॉपिक है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ये क्या होता है, ये आपने अपने क्लास में पढ़ करके पक्का रखा होगा। तो करा सा सोचिए ये क्या चीज़ है। हम एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण के थ्रू जब हम आपको समझाएंगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। सपोज हमारे पास दो तरीके के लोग हैं, मेल और फीमेल, और सपोज मैंने 10 ऐसे इंसानों को मैंने उनको दो कैटेगरीज में बांट दिया। जैसे मैंने पहला इंसान लिया तो उसका आ गया मेल, दूसरा फीमेल, तीसरा मेल, चौथा फीमेल, फिर हमारे पास जो अगले 3 लोग आए वो हमारे हो गए मेल, फिर एक फीमेल और अगला हमारा हो गया मेल। अब आप ये बताइए, यहाँ से आपको देख करके लग रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 2 कैटेगरी हैं और हम कह सकते हैं कैटेगरी 1 और से कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में क्या है, कैटेगरी 1 में आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपके पास है मेल और कैटेगरी 2 में क्या है, फीमेल। लेकिन आप अगर ध्यान दो, आप यहाँ पे खाली कैटेगरी 1 के अंदर आप खाली काउंटिंग प्रोसेस ही तो कर सकते हो। काउंटिंग प्रोसेस का क्या मतलब है, अगर हम यहाँ पे काउंट करें कि हमारे पास कितने हमारे मेल हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमारे हो गए मेल, 1 2 और 3 हमारे हो गए फीमेल। तो अब उस डेटा को देख करके देखिए आपने बहुत सारे काम कर दिए ना। आपने इसकी काउंटिंग प्रोसेस कर दी और आपने इस डेटा को भिन्न भिन्न कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, राइट। तो जैसे आपने यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, ऐसे हमारे पास यहाँ पे कोई और ऐसा डेटा हो तो वहाँ पे हमारे पास 2 से ज़्यादा भी कैटेगरीज हो सकती हैं और हर एक कैटेगरी में आप उसके अंदर कितने कितने ऑब्जेक्ट्स आए हैं आप उसको काउंट करना चाहते हो, राइट। तो ये जो हमारा नंबर होता है इसी को तो बोलते हैं एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी, राइट। तो कैसे आपने यहाँ पे 2 कैटेगरी ली, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, तो इनको हम इन जनरल एक हम सिंबल से डिनोट कर देते हैं A1 और A2। जैसे मैंने यहाँ पे लिया, मैंने कर दिया कैटेगरी को A1 को मैंने दिखा दिया A1 से और कैटेगरी 2 को मैंने दिखा दिया A2 से। तो जो A1 कैटेगरी है ये इस मेल के लोगों, मतलब कि इस पॉपुलेशन में जो हमारे मेल हैं उनके हिस्से को दिखा रही है और इस पॉपुलेशन में जितने हमारी फीमेल हैं उनके हिस्से को दिखा रही है, राइट। तो इन 2 कैटेगरी को हम A1 A2 से इसको मैंने इंडिकेट कर दिया। अब A1 कैटेगरी में कितने लोग हैं, आपने देखा कि इस टोटल ऑब्जर्वेशन में 7 हमारे हैं मेल और 3 हमारे हैं फीमेल। तो इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे सपोज N1 इक्वल टू 7 और N2 इक्वल टू 3। तो N1 और N2 आपको क्या दिखा रहे हैं, जो N1 दिखा रहा है कि इस सैंपल में कितने लोग हैं मेल और फीमेल क्या दिखा रहा है कि इस सैंपल में कितने लोग हैं फीमेल। तो ये जो हमने N1 N2 क्या चीज़ निकाली, N1 और N2 हमारी कैटेगरी A1 और A2 में कितने लोग हैं, कितने हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उसी की काउंटिंग तो बता रहा है। तो ये जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारे कोई पर्टिकुलर कैटेगरी में होते हैं उनको हम कहते हैं एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी, राइट। तो हम ये
कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 7 मेल हैं और 3 फीमेल हैं। लेकिन क्या आप इसको, अगर हम इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि 10 में से हमारे पास 7 हैं मेल और 3 हैं फीमेल, तो क्या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 70% हमारे पास है मेल और 30% हैं फीमेल? और जब हम इस बात को आपको कहते हैं, हम इस वाक्य का इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक पॉपुलेशन में 7 हैं मेल और 3 हैं फीमेल, या अगर हम कहें कि 70% है मेल और 30% है फीमेल, इन दोनों के वाक्य का मतलब तो एक ही है, लेकिन जो एक आपको एक इम्पैक्ट देता है, क्या वो एक सा दे रहा है? यहाँ तक मुझे लगता है कि जब हम मान लीजिए प्रतिशत के टर्म्स में बात करते हैं तो चीज़ें हमको ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे इस्तेमाल करते हुए एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी को के साथ में एक और कॉन्सेप्ट दिया गया जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरीके से आप कैसा, मैंने एक छोटा सा हमारे जो दैनिक जीवन में एक्सपीरियंस होते हैं वहाँ से लिया था उदाहरण, कि अगर हमारे नंबर कम आते हैं तो हम उसके साथ में ये भी बताते हैं कि बाकी लोगों के कैसे कैसे नंबर आए। जैसे मेरा एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस जो मैं बचपन में अपनी माँ के साथ यूज़ करता, तो वो ये था कि ठीक है मेरे नंबर तो कम आए हैं लेकिन बाकी के भी कम आए हैं, राइट। तो उसी तरह की बात तो है ही है। तो मैं आपको खाली जो आपकी डे टू डे की लाइफ है वहाँ से मैं आपको एसोसिएट करके ये बताना चाहता हूँ कि आप भी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते थे लेकिन शायद आपको मालूम नहीं था, बस, राइट। तो मैंने यहाँ पे निकालने की कोशिश करी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं कि हमारे पास जितनी वैल्यूज़ हमारी दी हैं N1 एक कैटेगरी में, वो उस कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ हमारे पास एलिमेंट्स है उसके सापेक्ष उसकी क्या वैल्यू है, राइट। तो कैसे कि अगर हम N1 अपॉन N1 प्लस N2 की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगी 7/10, 7/10, और ये हमारी हो जाएगी 0.7 और ये हमारी 70% हो गई, अगर इसको हम प्रतिशत में लिखना चाहें तो। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे N2 का भी निकाल सकते हैं, N2 अपॉन N1 प्लस N2, तो ये हमको क्या कह देगा 3/10 जो आपका है 0.3, और ये हमारा कितना है 30%। तो अगर आप ध्यान दीजिए ये दो वैल्यूज़ मैंने लिखी हुई हैं, ये हैं क्या, इनको हम चलिए एक इंडिकेट दे देते हैं, F1 और F2 से हम इनको इंडिकेट करते हैं। तो ये हमारी हो गई F1 और ये हमारी हो गई F2। अब F1 और F2 क्या बता रहे हैं? F1 हमको बता रहा है कि हमारे इस डेटा सेट में N1 की टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के कंपैरिजन में इसकी क्या वैल्यू है, और ऐसे ही हमारा N2 भी बता रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारी F1 कितनी है 70% और F2 क्या है 30%, और इसको ही हम बोलते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में कितने एलिमेंट हैं और उस सैंपल में टोटल कितने एलिमेंट हैं या हमारे पास टोटल कितनी डेटा वैल्यूज़ हैं, दोनों का एक प्रपोर्शन बताने की कोशिश करती है, राइट। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब अगर आप ध्यान दीजिए कि जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो तो हरदम 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी, राइट। तो ये इसका एक और एडवांटेज होता है कि बाद में जब हमारे पास बहुत बड़े बड़े डेटा सेट आते हैं तो हम अपने इस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। जैसे अगर हम कहें आपसे कि आपके पास 50 करोड़ लोगों की वैल्यूज़ आ गई हैं और उसमें से सपोज़ जो कैटेगरी ए में 10,50,000 लोग हैं, कैटेगरी बी में 70,50,229 लोग हैं, और कैटेगरी 3 में आपके पास 80,500 लोग हैं, कैटेगरी 4 में आपके पास सपोज़ कि 1,02,000 लोग हैं, और तो आपको देखिए समझ में नहीं आया कुछ बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर हम ये कह दें ओके कैटेगरी 1 में 20% लोग हैं, कैटेगरी 2 में 30% लोग हैं, कैटेगरी 3 में 40% लोग हैं, तो देखिए आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी का और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो अब ये सवाल आता है कि हम इस एब्सोल्यूट और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर हम अपने आर में निकालना चाहें तो उसको हम कैसे निकालेंगे। ओके, तो हमारे पास एक कमांड होता है टेबल।
TABLE, और उसमें हम पैरेंथेसिस के अंदर अपना जो भी वेरिएबल है हम उसका नाम लिख देते हैं, और वेरिएबल के अंदर जो हमारा डेटा सेट होता है वो उसको हम वहाँ पर लिख देते हैं। तो ये जो हमारा वेरिएबल होता है ये हमको एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी बताता है। काहे की एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी, जो हमारा ये वेरिएबल है इस पैरेंथेसिस के अंदर उसकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी कितनी है, राइट। और अगर आप ध्यान दीजिए कि अगर आपको एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी मिल रही है, पहले आपने क्या किया था, आप इस स्लाइड में अगर ध्यान दें तो आपने जो N1 और N2 देखिए यहाँ पर लिया हुआ है, ये क्या है, ये आपकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है। और जब N1 और N2 को आपने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, जो कि N1 प्लस N2 है, देन आपको मिल गई है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम अपने इस एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी को अगर हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारे उस डेटा वेक्टर में अवेलेबल है उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तो मिल जाएगी, ओके। इसीलिए अगर हम टेबल x जो है ये हमको x डेटा वेक्टर की एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी देगा, और इसकी जो हमारी वैल्यूज़ आएंगी उसको अगर हम लेंथ ऑफ x से डिवाइड कर देंगे तो हमको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। लेंथ ऑफ x क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डेटा इन x, अर्थात x के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी हैं ये हमको उसके बारे में बताता है। तो जब हम करेंगे लेंथ ऑफ x तो मुझको x के अंदर कितनी डेटा वैल्यूज़ हैं इसका नंबर मिल जाएगा, इसकी संख्या मिल जाएगी, ओके। तो देखिए यहाँ से हम अपनी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी और टेबल x को लेंथ ऑफ x से डिवाइड करके हम अपनी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ओके। तो चलिए अब हम देखिए आपको इसको R में करके दिखाते हैं कैसे करेंगे। अब देखिए ये जो आपको डेटा दिया हुआ था ये वही डेटा है मेल और फीमेल का। अब हमारे सामने समस्या ये है कि जब हम सांख्यिकी में आते हैं, जब हम स्टैटिस्टिक्स में काम करने आते हैं, तो जब तक कि हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं होंगी हम उसमें काम नहीं कर पाएंगे। और इसके बारे में आपने पढ़ के भी रखा है, हमने जब अपना टॉपिक किया था फैक्टर, जब मैंने R कमांड में, तो मैंने आपको उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया था कि हम अपने जो भी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं उनको हम क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम उनको एक इंडिकेटर दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या एक इंडिकेटर दे दिया, मैंने मेल को दे दिया 2 और फीमेल को दे दिया 1। तो जो देखिए हमारा लिखा हुआ था मेल यहाँ पे हो गया 2, जहाँ पे था फीमेल यहाँ पे हो गया 1, मेल का हो गया 2, फीमेल का हो गया 1, और इस तरीके से हमारे पास 1 और 2 की कैटेगरीज आ गई। तो आपको ये हरदम याद रखना है कि ये कैटेगरीज हैं, ये ऐसा नहीं है कि 1 और 2 लिखा हुआ है तो जो हमारा 2 है 1 का डबल है, राइट। तो मैंने ये जो डेटा था इसको मैंने अपने इंडिकेटर वेरिएबल के फॉर्म में लिख लिया और इसका मैंने एक डेटा वेक्टर तैयार कर लिया। तो देखिए ये जो डेटा था हमारा, यही डेटा वेक्टर मैंने यहाँ पे डेटा वेक्टर में ले लिया और उसका नाम दे दिया मैंने जेंडर, और इस को मैंने C कमांड से कंबाइन कर दिया। तो देखिए ये आपका डेटा हो गया जेंडर, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके ऊपर अपना ये टेबल कमांड लगाते हैं। तो मैंने क्या बताया, टेबल x था, x आपका यहाँ पे ये क्या हो गया जेंडर। तो जब हम टेबल लिख करके पैरेंथेसिस में अगर हम लिख देंगे जेंडर तो हमको इस डेटा की जो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है वो मुझे मिल जाएगी। और देखिए आपको कुछ ऐसा आउटकम यहाँ पे दिखाई देगा R कंसोल पे, और ये उसका स्क्रीनशॉट है। तो पहले ज़रा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि R में ये बहुत आवश्यक है कि जब भी आप कोई सांख्यिकी का टूल लगा रहे हैं तो उसका जो आउटकम आता है उसको आप कैसे समझेंगे। तो देखिए इसने आपको सबसे पहले क्या दे दिया, जेंडर, मतलब आपको वेरिएबल का नाम, और उसके बाद उसने जो जेंडर की कैटेगरीज थी वो उसने दे दिया। जैसे 1 से आपने कहा था फीमेल और M से कहा था आपने मेल, और उसको आपने कैटेगरी नंबर 2 असाइन करी थी। तो ये तो उसने आपको कैटेगरीज के बारे में बता दिया। और ये क्या है, तीनों साथ, ये देखिए ये इसकी अब बताइए 3 आपको याद है, आपके जो आपको डेटा दिया हुआ है वहाँ पे 3 हैं फीमेल और 7 हैं मेल। तो यही तो यहाँ से आपको पढ़ना है कि कैटेगरी 1 में कितने लोग हैं, 3। आप यहाँ पे आइए स्क्रीनशॉट पे, कैटेगरी 1 में कितने लोग हैं 3, और कैटेगरी 2 में कितने लोग हैं 7। अब उसका आपका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि हमारे पास 3 हैं
फीमेल और 7 हैं मेल, राइट। तो देखिए इसने आपको एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी बता दी। अब इसी कमांड को आप अगर टेबल जेंडर को आप अगर लेंथ ऑफ जेंडर से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपको यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। और अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा आउटकम आएगा। और ये इसका स्क्रीनशॉट है। अब आपसे कहा जाए कि आप इसका इंटरप्रिटेशन करिए तो को देखिए आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये क्या हो गया, जेंडर। ये आपको वेरिएबल के बारे में बता रहा है, आपने किस वेरिएबल की ये इन्फॉर्मेशन है। फिर ये आपको बता रहा है कैटेगरी। कैटेगरी क्या है, 1 और 2, अर्थात 1 है फीमेल और 2 है मेल। हाँ, ये आपको कहीं अलग से आपको लिख करके रखना पड़ेगा कि आपने 1 और 2 कैटेगरीज को क्या क्या इंडिकेट करने को आर को कहा है। अगर आपने इसका उल्टा कर दिया है कि मेल को आपने दिया है 1 और फीमेल को दिया है 2, तो उसको आपको फिर अपने तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 0.3 और 0.7। तो 0.3 कहाँ से आई, जो आपने देखिए ये जो वैल्यू यहाँ ली थी 3, इसी 3 को तो उसने 3/10 कर दिया, और ये था 7, इसको उसने 7/10 कर दिया। और ये 3/10 और 7/10 है क्या, ये यही तो है जो आपने देखिए यहाँ पर ये निकाला हुआ है। तो देखिए ये आपको जो कमांड था टेबल जेंडर डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ जेंडर, इसने आपको इस डेटा सेट की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में बता दिया। ओके, अब हम आपको पहले ज़रा सा इस चीज़ को हम आर में करके दिखा दें, लेकिन उसके पहले हम आपको ज़रा सा एक ये बताना चाहेंगे कि मैंने इस उदाहरण के थ्रू आपको क्या समझाने की कोशिश करी है। मैंने आपको ये समझाया कि आपके पास एक बहुत आसान सा 10 वैल्यूज़ का डेटा सेट आया। उस डेटा सेट के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपने बिना किसी कैलकुलेशन किए भी आपने उसको समझ लिया। आपने सिंपल काउंटिंग प्रोसेस करी और आपने ये निकाल लिया कि उस पॉपुलेशन में 3 फीमेल और 7 मेल हैं। उसके बाद लेकिन आपने उसको एक प्रॉपर डेफिनेशन दे दी, आपने उसको एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का नाम दिया। उसके बाद में आपने ये बताया कि इसको हम कैसे मैथमेटिकली कंप्यूट करेंगे, और आपने अपने उस कॉन्सेप्ट को जो आपको मालूम करना था कि आपकी पॉपुलेशन में या आपके डेटा में किस किस कैटेगरी की कितनी कितनी वैल्यूज़ हैं, उसके साथ में आपने एक फार्मूला भी अटैच कर दिया, जैसे n1/n1 + n2 और n2/n1 + n2। और फिर उसके बाद में आपने उस फार्मूले से अपनी एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली। न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी क्या आई, 0.3, 0.7। लेकिन आप ये सोचिए, क्या ये 0.3 और 0.7 अगर मैं आपको ऐसे ही कुछ वैल्यू बता दूं, क्या इनका कोई इंटरप्रिटेशन है? शायद नहीं है। लेकिन अगर हम इसको अपनी जो हमारा डेटा सेट है उसके साथ में एसोसिएट करते हैं, देन मुझको 0.3 और 0.7 बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देता है कि हमारी पॉपुलेशन में 30% फीमेल और 70% मेल है। तो जो 2 मैथमेटिकल वैल्यूज़ थी उसका आपने एक इंटरप्रिटेशन भी कर दिया, राइट। तो यही तो स्टैटिस्टिक्स का काम है कि जो कुछ डेटा में हो रहा है, जो आपको मैंने पहली स्लाइड पे डेटा लिया था 1 2 1 2 या मेल फीमेल करके, उस डेटा ने तो कभी आपको कुछ नहीं बताया। उस डेटा ने कभी नहीं हाथ खड़ा करके बताया कि हमारे सेट में 30% फीमेल है कि 30% मेल है। लेकिन आपको अपने कुछ ऐसे टूल्स डेवलप करने पड़े जिसकी सहायता से आप उस डेटा सेट के अंदर जाएंगे और वहाँ से आप उस इंफॉर्मेशन को आपने बाहर निकालने की कोशिश करी। तो उसके लिए आपने एब्सोल्यूट और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट दिया और उसका फॉर्मूला बताया। अब तीसरी बात आती है कि ये तो मैंने बहुत छोटा सा डेटा सेट लिया है जहाँ पे 10 वैल्यूज़ है, तो उनको आप हाथ से भी कंप्यूट कर सकते हो। लेकिन आप ऐसे सोचिए, आपके पास लाखों करोड़ों की वैल्यूज़ आएंगी जो आज के समय में जो हमारी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वो अब बिग डेटा के फॉर्म की हो गई है, जहाँ पे वो जीबी और टेराबाइट की भी यूनिट छोटी पड़ गई हैं। जो बिग डेटा का जो कॉन्सेप्ट है वो तो पेटाबाइट में चलता है। ओके, तो उस तरह का अगर आपका डेटा आता है तो क्या आप उसमें से अपने
मैनुअल कैलकुलेशन से, हाथ से कैलकुलेशन करते हुए क्या आप उसकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कभी निकाल पाएंगे? मुझे आपकी कैपेबिलिटी पे डाउट नहीं है, लेकिन आप उसके लिए बहुत ज़्यादा समय लेंगे। तो आर सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प कर देगा कि उन चीज़ों को सही तरीके से आपको कम समय में बता देगा। अब आर का काम क्या है? आर अपने आप से कोई फॉर्मूला डेवलप नहीं कर सकता है, उसके लिए आपको स्टैटिस्टिक्स ही पढ़नी पड़ेगी। लेकिन जो फॉर्मूला आपने डेवलप कर दिया है उसको वो आर बहुत जल्दी से कंप्यूट करके दिखा देगा। तो आर में इसी काम को करने के लिए टेबल नाम का एक फंक्शन लिख दिया गया, फिर लेंथ नाम का एक फंक्शन लिख दिया गया कि अगर आपके पास मान लीजिए कई टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स का डेटा आता है जिसमें हज़ारों लाखों करोड़ों वैल्यूज़ हैं, आप एक एक करके तो नहीं काउंट करोगे कि उसमें कितनी वैल्यूज़ हैं। उसके लिए उसने आपको एक फंक्शन बना दिया लेंथ, राइट। तो ये हमारा आर का काम था। आर ने सिर्फ हमको उसका इंटरप्रिटेशन दे दिया। अब हमने क्या सीखा कि आर का जो हमारा इंटरप्रिटेशन आ रहा है वो किसी फॉर्मेट में लिखा होगा, उसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे और उससे हम सही वैल्यू कैसे निकालेंगे, राइट। तो ये काम हमारा सॉफ्टवेयर का होता है। और मैंने आपको इस छोटे से उदाहरण से, आपने जहाँ से सोचना शुरू किया था, जो आपका रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट को मैथमेटिकली और एनालिटिकली मैंने बता दिया, और जो आपकी वैल्यूज़ आई थी उनका आपको मैंने इंटरप्रिटेशन बता दिया। और उन वैल्यूज़ को जब मैंने सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूट किया तो उसका जो आउटकम आता है उसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं और उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, इसके बारे में बता दिया। तो एक ये छोटा सा उदाहरण आपके इस पूरे लेक्चर में आने वाले समय में आपकी सहायता करेगा। अब आपको ये पता चल गया है कि स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करने की कोशिश करते हैं। अब यही कोशिश हमारी हर एक टूल में होगी। शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि इतने समय मैंने आपको खाली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया, तो मैंने आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं बताया, वो तो आपको पहले से पता था। मैंने तो एक छोटा सा उदाहरण लेकर के आपको खाली कन्विंस करने की कोशिश करी है कि हम जो कर रहे हैं वो क्या चीज़ होती है, उसके पीछे क्या साइंटिफिक कॉन्सेप्ट होता है और सॉफ्टवेयर में उसको कैसे करते हैं और हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। और आगे आने वाले समय में हम अपने भिन्न भिन्न तरीके के टूल्स को लेते जाएंगे और उनको हम बहुत जल्दी सॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि मुझे बार बार आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स क्यों यूज़ कर रहे हैं। आपको सिर्फ इतना मुझे बताना पड़ेगा कि यहाँ पर हम ये निकालना चाहते हैं, उसको निकालने के लिए ये हमारा फंक्शन है और इसकी ये वैल्यू आ रही है। फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम इस चीज़ को अपने आर सॉफ्टवेयर में करने की कोशिश करते हैं और हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पे ले लिया अपना वेरिएबल जेंडर, और यहाँ पे मैंने, देखिए आपका क्या कमांड था, टेबल जेंडर। तो मैंने यहाँ पे कर दिया टेबल और ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में जेंडर। आप देखिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये तो आ गई, राइट। और अगर ऐसे ही अगर आपको इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है तो देखिए कैसे आ जाएगी, लेंथ ऑफ जेंडर। देखिए वही उत्तर तो आ गया जो आपने पीछे किया था। और आपको मैं ये भी दिखा दूँ कि ये लेंथ क्या होता है, लेंथ ऑफ जेंडर की क्या वैल्यू आई, आपके पास कितनी वैल्यू थी, टोटल 10, राइट। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान था। तो अब आप ये देखोगे कि आपको यहाँ पे आर में इसको करना बहुत आसान काम है और आपकी सहायता कर रहा है कि आप बड़े बड़े कैलकुलेशन को आप बहुत आसानी से कर सकते हो, राइट। अब हम देखिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और ये हम डेटा सेट जो आगे वाला लेक्चर है, अगला लेक्चर, उसमें भी इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत छोटा सा एक सिचुएशन है। कोई एक ग्रॉसरी के घर के जो सामान की दुकान है जो घरों में सामान बेचती है, और लोग उसमें फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके जो भी अपना ऑर्डर देते हैं उसको जो उनके डिलीवरी बॉयज़ हैं वो उनको घर तक पहुंचा देते हैं। और उस दुकान की 3 ब्रांचेज़ हैं, एक उस सिटी के ईस्टर्न साइड में है, पूर्वी दिशा में है, एक पश्चिमी दिशा में है और एक सेंट्रल में है, मध्य में है। तो इन 3 दुकानों को मैंने 1 2 3 से डिनोट किया है। जो पूर्व दिशा में है उसको 1 से, जो पश्चिम दिशा में है उसको 2 से, और जो मध्य में है उसको मैंने 3 से डिवाइड किया है। और उसके बाद में एक डेटा लिया गया कि 100 लोगों ने किसी दिन जो वहाँ पे ऑर्डर दिया है, तो वो
ऑर्डर हमारा किन किन दुकानों से डिलीवर हुआ है। क्यों? क्योंकि अब अगर कोई ऑर्डर, अगर हमारा जहाँ से ऑर्डर आया उस लोकेशन पश्चिम दिशा में जो दुकान है वहाँ से करीब है, तो ऑब्वियसली जो सामान होगा वो पश्चिम दिशा से चला जाएगा। और अगर कोई ऑर्डर की जो लोकेशन अगर जो 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 मध्य भाग में दुकान है वहाँ से पास है तो वहाँ से चला जाएगा। राइट, तो वही डेटा जो हमारा है 1 2 3 उसके मैंने 100 वैल्यूज़ ली हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर मैंने 100 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और ये जो लिखा है ना 1 2 3, ये हमारी इन्हीं कैटेगरीज़ को वो इंडिकेट कर रही हैं। ओके, अब इसी डेटा का अगर हम मान लीजिए फ्रीक्वेंसी टेबल निकालना चाहें, अब मैं आपसे इसके पहले एक सवाल पूछूं, ज़रा आप इस डेटा सेट को देखिए और मुझको उतनी ही जल्दी बताइए कि इसमें कितने हैं 1, कितने 2 और कितने 3, कि जितना जल्दी आपने मुझको मेल और फीमेल वाले में बता दिया था। शायद आपके लिए बहुत कठिन काम है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना एक कमांड लगा देंगे टेबल, और उसके बीच में जो मैंने अपना डेटा जिस वेरिएबल में स्टोर किया, जैसे मैंने यहाँ पे इस डेटा को मैंने करेक्शन डेटा में स्टोर कर लिया है, इस डेटा में हम इसको यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम दे देंगे। तो देखिए मुझको ऐसा यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा और ये इसका स्क्रीनशॉट है। राइट, तो देखिए आपको क्या बता दिया, इसने बता दिया कि आपने किस वेरिएबल पर अपना ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकाली हैं। और ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आपकी हैं क्या, 1 2 3, इनकी 3 कैटेगरीज़ हैं। और कैटेगरी 1 में कितने हैं, 28 लोग हैं, 2 में 43 लोग हैं और कैटेगरी 3 में 29 लोग हैं। हमारा कहने का क्या इसका मतलब है कि अगर हमारे पास टोटल 100 वैल्यूज़ थी, 100 में से 28 ऑर्डर हमारे पूर्वी दिशा में दुकान है वहाँ से सप्लाई हुए, 43 ऑर्डर्स हमारे जो पश्चिम दिशा में दुकान है वहाँ से सप्लाई हुए, और 29 ऑर्डर हमारे जो मध्य भाग में दुकान है वहाँ से सप्लाई हुए। तो इसको देख करके आपको नहीं लगता कि दुकानदार को ये पता चलेगा कि उसके जो भी पश्चिम दिशा में दुकान उसकी ज़्यादा पॉपुलर है, वहाँ से लोग ज़्यादा सामान कर रहे हैं, और पूर्वी और मध्य भाग में जो दुकान है वहाँ से सेल कम हो रही है। तो हो सकता है कि वहाँ पर अपनी सेल को इम्प्रूव करने के लिए वो आगे का काम करने की कोशिश करे। राइट, उसी तरीके से अगर इसकी हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए जैसा मैंने पहले किया था, टेबल के साथ में वेरिएबल लिखा और उसको लेंथ ऑफ द वेरिएबल से डिवाइड कर दिया। तो देखिए आपको इस तरह का आउटकम मिल जाएगा। यहाँ पे आपका वेरिएबल का नाम हो गया डायरेक्शन, ये आपकी कैटेगरीज हो गई 1 2 3, और ये आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई। राइट, ये आपको कैसे मिल गई, ये आपको 28 बाई लेंथ ऑफ द वेरिएबल, टोटल 100 ऑब्जर्वेशंस हैं, ये आपको 43/100 और ये आपको 29/100 मिल गई। और ये देखिए आपका स्क्रीनशॉट है। राइट, अब जरा सा हम इसी काम को अपने आर में करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इस डेटा सेट को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। राइट, तो देखिए ये जो आपका डेटा है ऐसा आ गया, करेक्शन ऐसा आ गया। अब अगर इसके ऊपर मुझको अपनी पहले एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उसमें मैंने टाइप कर दिया टेबल, और ये देखिए आपको वही चीज़ तो आ गई। और अगर मुझे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हमको निकालनी है तो देखिए मैंने क्या कर दिया, लेंथ ऑफ करेक्शन, और ये देखिए आपको यही वैल्यू मिल गई। तो अब आप ये देख सकते हो कि आपको इस तरह की वैल्यूज़ निकालने में कोई ऐसी बड़ी समस्या आपको नहीं आने वाली है। राइट, तो अब हम यहाँ पर रुकने की कोशिश करते हैं, और अगले लेक्चर में हम आपको कुछ और भी इसमें से टॉपिक लेंगे और हम उसको आगे आने की कोशिश करेंगे हम। राइट, तो इस लेक्चर में आपने देखा कि हम लोगों ने बहुत ही बेसिक फंडामेंटल वाली बातें करी हैं, बहुत ही एलिमेंट्री बातें करी हैं, लेकिन ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। ये आपको जो भी स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स और जो सही फैसला करने की ताकत, जो उसकी मेथडोलॉजी, सबके बीच में आपको एक इंटर कनेक्शन दिखाने की कोशिश करता है, वो उनको आपस में जोड़ने की कोशिश करता है। और ये आपको समझना बहुत आवश्यक है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, उसका क्या आउटकम आने वाला है और उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे। राइट, तो आप एक बार आप उसको अपने दिमाग में इसका मंथन करिए, सोचिए, और ज़रा सा सोचिए कि क्या आप
कभी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल अपनी डे टू डे जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी उसमें भी करते हैं, और करते हैं तो कहाँ कहाँ करते हैं, और जब करते हैं तो उसमें से किस किस तरह के फ़ैसले करते हैं। फ़र्क इतना ही है कि हमारे दिमाग की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि हम ये सारे फ़ैसले इतनी जल्दी कर लेते हैं कि हम कभी सोच ही नहीं पाते कि उसके बीच में मैंने कैलकुलेशंस क्या किए हैं। और यही जो ताकत होती है कि अगर आप उन कैलकुलेशन को समझ सकें, वही आपको एक अच्छा स्टैटिस्टिशियन बनाने में सहायता करती है। तो आप सोचिए, और मैं अगले टर्न पर आपको स्टैटिस्टिक्स के जो बाकी एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लेकर के फिर से आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।